हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और ख़ासकर उन फ्रेंड्स को जो भी क्लास 10 से 11 में आए हुए हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11 की फिज़िक्स में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की फिज़िक्स का सबसे बेसिक चैप्टर, जिसका नाम ही बेसिक से शुरू होता है और उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। अब आप बोलेंगे कि ये पढ़ना ज़रूरी है, मैथमेटिक्स हमको आती है, तो मैं हाँ बोलूँगा इसके जवाब में कि आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स होते हैं, हालांकि सारे चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन पर आप फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में यूज होती है मैथमेटिक्स, है ना। तो जो आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ने वाले हो, ये जो फिजिक्स है वो दोनों ग्रुप को पढ़ना पड़ता है, पीसीएम वालों को भी और पीसीबी वालों को भी। ठीक, पीसीएम और पीसीबी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने क्लास 10th में मैथमेटिक्स तो पढ़ी है ना। आप लोगों ने क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी और जी जान से पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे से आते हैं अगर पढ़ के रखो तो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। तो क्या होता है कि क्लास 10th के बाद कुछ ऐसी मैथमेटिक्स, मतलब क्लास 10 तक तो ऑब्वियस सी बात है आपको सारी मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं जा सकती। तो क्या होता है कि इस फिजिक्स में जो आप पढ़ने वाले हो क्लास 11th में, उसमें ऐसी मैथमेटिक्स का यूज होता है जो आपने अभी तक सुनी नहीं होगी, है ना। आपने ऐसी मैथमेटिक्स का नाम नहीं सुना होगा, या आपने ऐसी मैथमेटिक्स को डील कैसे करते हैं वो नहीं सुना होगा। इसमें तो क्लास 12th की फिजिक्स तक भी आ जाती है। तो आप ये समझो कि क्लास 11th में आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाने वाली है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते और ना हमें सीखना है, जहाँ हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, जो चीज़ बोल जाएगा भाई ऐसा होता है, आपको मानना पड़ेगा ऐसा होता है, उसका रीज़न दिया जाए तो बहुत ही लंबा हो जाता है ना, क्योंकि उसका रीज़न मैथमेटिक्स में दिया जाता है। और मैथमेटिक्स का जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो अपने में एक चैप्टर है ना। तो अपन बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और तुरंत पढ़ के निकल लेंगे जितने आप लोगों को यूज़ है। ठीक है, तो मैं पीछे देखूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फोकस सेट है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे बेसिक चीज़, जिसका नाम है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग इसको पढ़ के आए हो तो ये आपको आसान भी लगेगा और आप इसको रिलेट कर पाओगे। बस यहाँ पे टेस्ट आपको दूसरा मिलने वाला है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ही बेसिक पढ़ेंगे, ना कुछ और नहीं पढ़ने वाले हैं। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको मैं एंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एंगल आखिर होता क्या है। हाँ, मुझे पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, आपने जितनी भी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, लगभग ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे और आपको उसको याद रखना है। ठीक है, तो एंगल के बारे में बात करते हैं। हमको डील करना पड़ता है प्लेन एंगल से। पहली बात तो एंगल दो टाइप के होते हैं, और जिसमें हमें डील करना होता है प्लेन एंगल से। प्लेन एंगल से मेरा मतलब है टू डायमेंशनल एंगल्स। टू डायमेंशनल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एक और एंगल है, उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा नाम बता के निकल जाऊंगा। इस प्लेन एंगल को एक यूनिट बोला जाता है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। ठीक है, फंडामेंटल होती है एक यूनिट, एक डेराइव्ड यूनिट होती है और एक सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। तो उसमें ये आता है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होती है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है। आपने नाम तो नहीं सुना होगा रेडियन का, या सुना होगा, पर ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज़ नहीं करते ना। नाम सुना आपने कभी भी, प्लेन एंगल के बारे में सुना होगा, तो आप इसकी जो यूनिट है वो यूज़ करते हो डिग्री। है ना, क्यों डिग्री यूज़ करते हो, ये बस बात ऐसी ही हो गई। जैसे टाइम जो है इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड, पर हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में यूज़ करते हैं आवर। जैसे लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, पर हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर। यूज़ करते हो कि नहीं करते हो यार। अब मान लो किसी की लंबाई बतानी है तो आप क्या यूज़ करते हो, फीट यूज़ करते हो। दूरी बतानी है तो फिर किलोमीटर यूज़ करते हो। कभी मीटर में बताया है नहीं भाई आप कितने लंबे हो, तो आप बोलोगे 5 फुट 3 इंच। कभी आपने बोला मैं इतने मीटर लंबा हूँ, मैं इतने किलोमीटर लंबा हूँ। अरे मीटर के बाद छोड़ो, आप सेंटीमीटर में नहीं बोल पाते हो, है ना। अगर आपको मैं रिलेट नहीं कर पाते हो, सच्चाई तो ये है। कहीं पे अगर आप मान लीजिए कोई फॉर्म भरने गए, जैसे होता नहीं है, अगर मान लीजिए सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना वाला होता है तो उसमें लेंथ मांगता है। तो लेंथ कहीं भी 175 सेंटीमीटर मांग ले तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फीट में कन्वर्ट करने लगते हैं, है ना, क्योंकि हम रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर वो कहना क्या चाह रहा है। बात ऐसी होगी, क्यों, क्योंकि आसान लगता है हमें।
है ना। जो चीज अपना जो ह्यूमन ब्रेन है वो ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करता है जो उसके लिए आसान हो। जैसे कि एक दिन में, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बोलोगे 24 आवर्स। पर मैं यही आपसे पूछ लूँ एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 100 में से कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता होगा। हालांकि 100 में से 100 को पता होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर 100 में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? क्या मैंने ये सही दिखाया? 86,400 सेकंड, है ना। तो उन 100 में मैं भी एक आगे जिसको ये पता है ना। मैं आपसे पूछूं आपके स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी है, तो आप बताओगे किलोमीटर में, ना कि मीटर में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर, आपसे मीटर में पूछूंगा तो आप कन्वर्ट करके बताओगे 5000 मीटर। ये थोड़ा सा अनरिलेटेबल है ना भाई, 5 किलोमीटर की 5000 मीटर, समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। आप डिग्री का यूज़ तो बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, पर इसकी ऐसा यूनिट रेडियन है। रेडियन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप ये समझो कि जो प्लेन एंगल है उसके बारे में पढ़ना। हाँ, जो दूसरा एंगल है उसका नाम है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये 3D एंगल होता है। अब 3D में एंगल आपको कैसे इमेजिन कराऊं? 3D में एंगल वैसा ही है, आप ऐसा समझो आप एक पिरामिड में घुस गए हो, है ना। तो पिरामिड में एकदम टॉप पे देखो, तो टॉप पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, है ना। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो फिर समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। और ना तो यूज रहेगा तो आप भूल जाओगे, तो बताने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो सॉलिड एंगल 3D में होता है। आप ऐसा समझो कि जो कुल्फी खाए हो, अपन तो कुल्फी खाते थे, अब बड़े हो गए तो फिर अब भले ही अपने बच्चों को बाहर खाने लगे, है ना। वो लेकिन कोन वाली आइसक्रीम जो कॉर्नेटो वगैरह आती है, आज तक तो मैंने कॉर्नेटो भी नहीं खाई है ना। वो अपन खा लेते हैं ये कोन वाली आइसक्रीम, कहीं पे जाते हैं, पर कॉर्नेटो नहीं खाई है। तो क्या होता है कि बचपन में अपन कुल्फी खाते थे, है ना। तो आप लोग बड़े आदमी हो गए हो, है ना, ऐसे वाली हो, तो फिर आप लोग ये खाते होगे। तो इसमें क्या होता है, जो एकदम कॉर्नर पे एंगल एकदम नीचे बनता है, सॉरी कॉर्नर पे नहीं, एकदम नीचे जहाँ पे चॉकलेट भरी रहती है, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। वैसे तरह आप समझ जा पाओगे। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। नोट कर लीजिए, इतना हो गया नोट, मिटा दूँ। चलिए, तो अब हम बात करने वाले एंगल की, थोड़ी बहुत और बात करेंगे सॉरी एंगल के बारे में, ना। मैं बीच बीच में अटक जाता हूँ, पता नहीं क्यों, अपनाने की तो प्रॉब्लम है पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर एंगल की ही तो बात कर रहे थे, है ना। तो एंगल जो है अपना दो जगह पे यूज होता है। एंगल जो है वो अपना दो जगह पे यूज होता है। पहला तो अलजेब्राइक फंक्शन में यूज होता है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होता है। ये दो तरीके से यूज होता है, अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन क्या है? अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते थे? नंबर के साथ डील करते थे, है ना। नंबर्स के साथ, ये नो नहीं है, नंबर से, है ना। कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग, मैं भी एक बार कंफ्यूज हुआ था क्लास 4th में। टीचर नंबर लिखा था, मैं नो समझ रहा था, सर नो क्यों लिखे हैं, किसका आंसर है, तो वही बात है। अलजेब्राइक फंक्शन है उसका, उसमें हम लोग क्या किसके साथ डील करते हैं? नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो जो थीटा है कहीं पे भी नंबर के साथ आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। जैसे कि आप इसको पढ़ोगे, इसका एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू आर थीटा के रूप में, ठीक है, ऐसा ही। तो आप ऐसा समझो, इसका एक फॉर्मूला है आर्क इज इक्वल टू आर्क थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, ये बात समझ में आई। अब आर्क के बारे में आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो ये आर्क जो है सरकमफेरेंस होता है, पर पार्ट होता है सरकमफेरेंस का, एक टाइप का सरकमफेरेंस ही होता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, यानी एक टाइप की क्या है, ये लेंथ है ना। ये क्या है? लेंथ। तो आर क्या है? रेडियस। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। रेडियस भी एक टाइप की क्या है? लेंथ है कि नहीं। थीटा क्या है? अपना एंगल है। तो थीटा किसके साथ आ रहा है? नंबर्स के साथ आ रहा है। लेंथ भी एक नंबर ही लिखोगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। अभी थोड़ा सा आर्क को आपको रिलेट कर दूँ, अगर नहीं आता तो। आर्क जो है, आप एक सर्कल बना लो, सर्कल मेरे से नहीं बनता तो फिर आप, है ना, उसको माइंड मत करिएगा, है ना, लेकिन बढ़ जाएगी, सर्कल नहीं बन रहा है। तो ये मान लीजिए अपना सर्कल है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है?
ये मान लीजिए इसका रेडियस है आर, तो आप बोलोगे इसका जो सर्कमफेरेंस है वो होता है 2πr। अब मैं इसी सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट ले लेता हूँ, यानी आप इसको ऐसे कट करते हैं, ऐसे मैं बोलूँगा ये इसकी लेंथ कितनी होगी, ये इसका नाम क्या है। तो ये जो पूरी जो मैंने कट किया इस सर्कल का जो पार्ट मैंने कट किया, ऐसे आप ऐसा समझो जो पिज़्ज़ा होता है। पिज़्ज़ा कैसा होता है, ऐसा ना सर्कल टाइप भी होता है। खाया नहीं है तो देखा होगा। तो क्या होता है पिज़्ज़ा ऐसा गोल में होता है, आता चौकोर डब्बे में होता गोल है, और जब निकालते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ट्रायंगुलर नहीं होता वो कुछ ऐसा होता है। उसकी कॉर्नर कैसे होती है, ऐसे। जो पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है, ये तो रेडियस मान लो, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क, समझे। पूरा ये पिज़्ज़ा का पार्ट है। पिज़्ज़ा का एक जो स्लाइस आपने उठा लिया, उसकी जो लेंथ होती है एकदम बड़ी वाली लेंथ, उसको हम लोग आर्क बोल देते हैं। समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होता है थीटा, तो ये इसकी लेंथ है आर, ये आर्क है और ये थीटा का। थीटा आर और आर्क में जो रिलेशन है वही यहाँ पे लिखा गया है, आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। समझ में आ रही है बात। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाद में आते हैं, पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। नोट हो गया, आइए मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले के ऊपर आपको थोड़ी सी चीज़ें बताने वाला हूँ, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर अपन करने वाले हैं थोड़ी सी बातचीत। सच्चाई तो ये, ठीक है। फॉर्मूला अपना क्या है, आर इज इक्वल टू आर थीटा। आर इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम पिज्जा का स्लाइस उठाते हैं, उससे अपन अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप ध्यान से देखो, मैंने एक पिज्जा का स्लाइस लिया, ये एंगल थीटा बनाया, ये हो जाएगा उसका आर्क और ये हो जाएगा उसका रेडियस, ठीक है। यहाँ पे आप समझ में आता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस अगर कोई भी फॉर्मूला लिखा रहता है, ठीक है। अब मान लेते हैं रेडियस को मैंने कांस्टेंट ले लिया, अब मैं बोलूँ रेडियस को कांस्टेंट ले लिया, यानी जो पिज्जा का स्लाइस था वो हो गया कांस्टेंट। ये पिज्जा का स्लाइस नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है ना सामने से। मैं इसको थोड़ा सा से गोल करता हूँ, ऐसा। मैं इसको थोड़ा करता हूँ, सर माइंड में कितना यार बनता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास पिज्जा आ गया। अब पिज्जा की जो रेडियस है वो देखो आर और आर यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, लेकिन अपन मान लेते हैं एज्यूम। अब समझने वाली बात क्या है मैं समझाता हूँ। अब देखिए जो पिज्जा है उसका आर क्या है, कांस्टेंट है। आर तो आप बढ़ा नहीं सकते, पर आपको जो स्लाइस ना वो कट करनी है। स्लाइस अब आपने कटनी करनी है, मतलब इसके जो पीसेस नहीं होते वो आप काटोगे, आपको चाकू दे दी गई है। अब जो चाकू है वो आपको दे दी गई है, यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट हो गया है। अब आप ये मुझे बताइए, आर जो है वो कांस्टेंट है, अब आपको पिज्ज़ा की जो स्लाइस है वो बड़ी कट करनी, तो क्या करोगे। आपको यहाँ से मान लीजिए एक कट आपने यहाँ पे लगाया है, दूसरा कट कहाँ पे लगाओगे। सबसे बड़ी स्लाइस कैसे कटोगे, सबसे बड़ी स्लाइस कैसे कटोगे इसको, ऐसा। पहला स्लाइस भाई ये सबसे बड़ा है, अगर आपको इसको पार्ट में अभी कट नहीं हुआ था, पूरा सर्कल टाइप का था, जब इसको पूरे सर्कल में आपको बोला गया इसको स्लाइस में कट करो, तो सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा, आधा आधा कर दो। इसके बाद क्या करोगे, ये करोगे। आर अभी भी सेम है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी जो आर्क है वही तो साइज है, जो आर्क है वही साइज है, यानी जो आर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, क्योंकि आर तो हमने कांस्टेंट कर लिया है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो आर्क है वो किस पे डिपेंड है, थीटा पे। और कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट है। अब ये डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हमको बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो आर्क की वैल्यू बढ़े रही है ना, बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब ये होता है बढ़ेगी। और आप देख भी रहे हो, पहला जो एंगल बन रहा था वो कितना था, 180 का था, और अब बन रहा है 90 का। यहाँ पे आर्क बढ़ा है कि यहाँ पे बढ़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा बढ़ा है ना। मैंने आर्क को तो कांस्टेंट कर लिया है। दूसरी बात, अगर मैं थीटा को छोटा कर लूँ, यहाँ पे मान लेते कोई एंगल थीटा, तो आप देख रहे हो कि आर्क की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, स्लाइस ज़्यादा छोटा हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आप मान लो कि आप जनरल से स्लाइस कट करना चाहते हो, तो आप एक एंगल पे ये कट करोगे, ये सारा मैं मिटाता हूँ। मान लो आप ऐसा नॉर्मली कट करना चाहते हो, तो ये रहा एक स्लाइस आपने ऐसा काट लिया, एक स्लाइस आपने ऐसा काट लिया, एक में थीटा है और एक में अल्फा है। मम्मी ने आपके काटा ना, तो आपने
किसी और का, आपकी मम्मी ने काटा, ला के रखा। देखो घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे तो अपने को क्या चाहिए, अपने को बड़ा वाला पीस चाहिए होता है। तो आप बताओ कौन सा वाला पीस उठाओगे, थीटा वाला कि अल्फा वाला? ऑब्वियसली बात है आप थीटा वाला पीस उठाओगे। क्यों? क्योंकि थीटा वाला पीस जो है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसका एंगल बड़ा है। ऐसा नहीं है देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका थीटा जो एंगल है वो बड़ा है। तो थीटा बढ़ाओगे तो आर्क बढ़ेगा, और उसी का उल्टा अगर थीटा घटाओगे तो आर्क की वैल्यू घट जाएगी। समझ में आई बात? तो ये था इसका थोड़ा सा फील, ये थोड़ा सा नोट करिए, समझ में आया तो फिर आप अच्छी बात है, नोट हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले में थीटा आर पे कैसे डिपेंड करता है, सॉरी आर्क जो है वो आर पे कैसे डिपेंड करता है। तो दैट्स आप ऐसे समझ सकते हो। अब इस बार क्या करेंगे, हम आर को वेरी करेंगे और थीटा को क्या करेंगे, कांस्टेंट। उसको समझाना बहुत ही आसान है ना। अब इसको कैसे समझ सकते हो, मैंने थीटा को कांस्टेंट करना है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप एक कंप्लीट सर्कल के लिए फॉर, यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू पूछो तो कितनी होगी, 360 डिग्री होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए आर्क की वैल्यू क्या होगी, उसकी सरकमफेरेंस। आर्क की वैल्यू क्या होगी उसकी, सॉरी सरकमफेरेंस की स्पेलिंग कुछ अलग लिख रहा था, सरकमफेरेंस। ठीक है, मान लेते हैं जो हमने सर्कल एज्यूम किया है उसका रेडियस है आर, कितना है, कैपिटल आर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ, चलो थीटा इज इक्वल टू 360 सब में सेम रहेगा, है ना। एक दूसरा सर्कल ले लिया जाए, यानी ये पहला सर्कल था, एक आप दूसरा सर्कल एज्यूम करो, उसके लिए भी थीटा क्या रहेगा, 360। उसके लिए भी जो आर्क रहेगा वो कितना रहेगा, फॉर कंप्लीट सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन इस बार उसका जो रेडियस है वो मैं स्मॉल आर मानता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा रहेगा, ये कंडीशन है। अब मुझे इस फॉर्मूले से कुछ पुट करना है, तो क्या थीटा सेम है दोनों में? हाँ, दोनों केस में थीटा की वैल्यू सेम है, 360 डिग्री है। ठीक है, इतनी है, 360 डिग्री है। चलो आ जाओ, तो हमें पुट करना है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई, हाँ बोलो बोलो, चलो ठीक है, आर्क की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा की कांस्टेंट है तो थीटा ले लिया। अब आप मुझे ये बताओ, चलो लिखने का क्या, यहाँ पे फील ही कर लेता है, क्या दिक्कत है। इसमें आर्क की वैल्यू क्या होगी, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, इसमें आर्क की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई स्मॉल आर। अब बताइए किसका आर्क बड़ा है, इसका कि इसका? ऑब्वियस ही बात है इसका। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका आर बड़ा है, यानी जो आर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अरे तभी तो सीधे लिखा गया है, वरना नीचे लिखा जाता है। प्रोपोर्शनल मतलब कोई भी चीज किसी के प्रोपोर्शनल तभी रहेगी जब वो सीधे लिखी गई, मतलब इक्वल टू के सामने। अगर नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आर्क बढ़ाओगे तो आर्क तभी बढ़ेगा जब आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे, और आर्क तभी घटेगा जब आर की वैल्यू घटाओगे। कब? व्हेन थीटा इज कांस्टेंट। देखो डिपेंड दोनों पे कर रहा है ना, दोनों पे कर रहा है। दोनों में से किसी एक चीज को बढ़ाओगे तो वैल्यू आर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। पर हाँ, कंडीशन ये है कि इसको मतलब कांस्टेंट नहीं तो क्या होगा, इसको बढ़ा दिया इसको घटा दिया, तो फिर यहाँ पे अपन कुछ नहीं कह सकते, ये कह दोगे। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, इसको उल्टा भी सोच सकते हो। ठीक है, अभी इसका 2-4 एग्जाम्पल दोगे तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। पर इसको थोड़ा सा उल्टा भी सोच सकते हो। कैसे? उल्टा सोचने का मतलब ये है कि जो आर इज इक्वल टू आर थीटा है, अब इसमें से आप इतना समझो, ये कुछ ऐसा है, आर जो है कोई एक नंबर है, ठीक है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर आ रहा है, ठीक है, अपने को 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है, आपने 2 नंबर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई की वैल्यू ली और मान लेते हैं 32 आ गई, ठीक है, कुछ भी ले लो, 32 आ गई, ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। अब ऐसे कितने 2 नंबर हो सकते हैं? तो पहला नंबर देखो, जब एक्स की वैल्यू 2 हो और इसकी वैल्यू 16 हो, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 32 और इसकी वैल्यू 1 हो। दोनों में आप ये बताओ, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 32 ही तो है।
मतलब इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है, वही तो बोल रहा हूँ। आर और थीटा का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, आर रहेगा किसी मतलब, हाँ ठीक, वो पता है ना, आर कांस्टेंट रखा है इस बार हमने। अब आर हमने कांस्टेंट रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ, इस बार मैंने आर को ही कांस्टेंट किया है, तो क्या हो रहा है कि ये मान लो आर और ये मान लो थीटा है, तो पहले केस में मैंने आर को छोटा रखा है तो थीटा क्या हो गया, बड़ा। और दूसरे केस में मैंने आर को बड़ा लिखा है तो फिर मुझे थीटा को ऑटोमेटिकली छोटा करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आर और थीटा में अगर रिलेशन देखोगे तो आर और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के रहेंगे। अरे रे रे, तुमको तो समझ में नहीं है, तुमको प्राण पकड़ी तुम्हारे उड़ जाते हैं, है ना। अच्छी चीज बताओ तो तुम्हारे प्राण पकड़े उड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू घट जाएगी। इसका उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू घट जाएगी, और अगर आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली मुझे कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हो, वैसे थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ नीचे आती है, जो न्यूमरेटर है उसको बढ़ाओ तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। आपने ऐसा किया तो होगा, ऐसे वैसे पे निकालते हुए ना, मैथमेटिक्स में काफ़ी क्या होगा क्लास में था कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा देते तो फिर ये वाली वैल्यू बढ़ जाती थी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा देते तो फिर ये वाली वैल्यू घट जाती थी। ऐसा तो किया है, सबने किया है, बस वही फील करा रहा हूँ। तो ये बात इतनी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के आप इस साइन के साथ बहुत खेलने वाले हो। प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन सारी चीज़ों का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। अभी तो बाकी चीज़ें बाकी हैं, तो पूरा चैप्टर ही बाकी है ना। आप इसको नोट करिए, हो गया नोट, बेटा दो। एक चीज़ और मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, समझाना बहुत ही सिंपल है, पर मैं उसको थोड़ा सा फील देने के समझाना चाहूँगा। कैसे आप ये समझो। अच्छा मैं इसका एक यूज बता दूँ। यूज मेरे सर ने मुझे काइनेमेटिक्स में बताया था, जो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी हमारे सर ने पूछा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उन्हीं के लहजे में पूछ लेता हूँ, ठीक है। बाद में पता चला कि उन्होंने भी कॉपी किया था, अब क्या पता कॉपी किया था कि नहीं किया था। क्वेश्चन ये था कि आप जब ट्रेन या बस में सफ़र करते हो, ठीक है, जब आप ट्रेन या बस में बैठते हो, है ना, वो किया था आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। तो जब आप ट्रेन या बस में सफ़र करते हो तो आप क्या करते हो, खिड़की वाली जब सीट लेते हो, अंदर कोई कुछ भी काम करने लायक नहीं है ना, अंदर बोर हो रहे हो, कुछ भी नहीं है, अंदर कोई देखने लायक नहीं है ना, जो भी कुछ है, मतलब आप अंदर बोर हो रहे हो, अंदर आप देखना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हो, बाहर देखते हो, है ना। तो देखो ट्रेन का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा होता है, तो अपन लंबी डिस्टेंस में बोर होने लगते हैं, क्योंकि क्या करना है, अपनी एक सीट पर बैठे रहना है। तो क्या होता है कि अपन बाहर देखते हैं, तो बाहर में आपने ये देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो बाहर पोल होता है, खिड़की के बाहर पोल होता है ना, जिसपे लिखा होता है उसके नंबर्स कुछ खंबे लगे होते हैं, और उसके दूर पे आप देखते हो पेड़ रहता है ना। तो क्या होता है, जो पोल होता है वो जल्दी जल्दी गुजरता है, पर वो जो पेड़ आप देख रहे हो वो थोड़ा देर में गुजरता है। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि आपको पोल बहुत कम देर के लिए दिखाई देता है, पर जो पेड़ है वो ज़्यादा देर के लिए दिखाई देता है ना, जो पोल है वो समझिए। मतलब इसका क्या क्वेश्चन क्या था कि पास की चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं और दूर की चीज़ें थोड़ी कम देर, मतलब थोड़ी ज़्यादा देर तक हमें विजिबल रहती है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न भी आप इससे दे सकते हो, ठीक है, और इसी से दे सकते हो। कैसे? आप ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पे ही डिपेंडेंट है। कैसे देखो, आप मान लो खिड़की के बाहर बैठे हुए हो, ठीक है, खिड़की के बाहर। अच्छा खिड़की और पेड़ में आपको क्वेश्चन ये है तो पता होगा ना कि जब आप चलते हो रिलेटिव वेलोसिटी में, जब आप चलने लगते हो तो पेड़ उड़ क्या होते हैं, पहले तो रेस्ट में होते हैं, सबको पता है, पर जब चलते हो तो आपको लगता है जो पेड़ है वो पीछे जा रहा होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अपनी वेलोसिटी उल्टी करके उसको दे दिए रहते हो। थोड़ा सा मैं इसको काइनेमेटिक्स में और फील कराऊंगा, पर यहाँ पे इतना काफ़ी है। आप अपनी वेलोसिटी उल्टा करके उसको दे देते हो। इसका मतलब जो पोल है और जो पेड़ है वो जिस स्पीड से आप आगे जाते हो उसी स्पीड से वो पीछे जाते हैं, अगर आप खुद को रेस्ट में मानते हो तो, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि आप देख रहे हो उसको, खिड़की ये रही, ठीक है,
आप किसी भी चीज़ को थीटा एंगल तक देख रहे हो, है ना, इतने एंगल तक आप देख सकते हो उसको, है ना। इसके बाद तो देख नहीं सकते आप, मान लो जहाँ पे हो उसके बाद आप इस एंगल के बाद नहीं देख सकते, क्योंकि इसके बाद आपका वो चला जाता है। ये खिड़की है भाई, इतनी देर तक देख सकते हो, इसके बाद तो दीवार आ जाती है ना, तो नहीं देख सकते। तो अब बताइए जो पेड़ है, अरे इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ऐसे, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ऐसे, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो फिर आप इसको ऐसा, ये। अब मान लीजिए यहाँ पे पेड़ था, यहाँ पे पेड़ था, और यहाँ कहीं पे आपने पोल को देखा था, पोल को आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता है, पोल और पेड़ दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप ही की स्पीड ये गेन करते हैं, जितनी स्पीड से आप आगे जाते हो और आपको उतनी स्पीड से पीछे जाते हैं, ठीक है। पेड़ और पोल दोनों सेम डिस्टेंस के लिए, सॉरी सेम स्पीड से चल रहे हैं, पर इसमें दिक्कत क्या आती है, जो पोल है आपको इतनी दूर के लिए विजिबल है, यानी पोल को आपकी नज़र से ओझल होने के लिए, आपकी आंखों से ओझल होने के लिए इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, और पेड़ को इतनी डिस्टेंस बढ़ गई। तो आप ये देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो मेरे सर ने भी नहीं बताया था जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। एनवी सर थे, उनके पास मैंने देखा था, फिर बाद में पता चला एक्चुअल गुरुजी ने मेरे से मतलब इनसे कॉपी किया था शायद, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, क्या पता। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड तो हमने क्या करनी है, कांस्टेंट कर दी है ना, कांस्टेंट है कि नहीं है, यानी इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब डिस्टेंस बढ़ाओ तो इसका मतलब टाइम को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे डी की वैल्यू बड़ी है, अब जैसे बता मैं टी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पे डी की वैल्यू कम है तो टी की वैल्यू भी छोटी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। रेशियो तो कांस्टेंट है ना दोनों का। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स। तो आप इसको नोट करिए, आपको क्वेश्चन था। अच्छा एक क्वेश्चन इसका एक और एग्जाम्पल होता है ना, थिएटर वाला। थिएटर वाला एग्जाम्पल ये तो फिर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। थिएटर में क्या होता है कि हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन रहती है, और थिएटर में क्या होता है ना, जितना आप आगे बैठते हो उतना जो टिकट का पैसा है वो कम लगता है, पर जितना आप दूर जाते हो उतना टिकट का पैसा ज़्यादा लगता है। और पीछे तो मतलब लग्जरी सीट होती है, ऐसा लेट उठ के देखने वाला, तो फिर वो बात की बात है, वो तो मतलब सीट की वजह से आ जाती है। पर क्या होता है, जो आप आगे बैठते हो और सीट सेम है, और उसी सीट वही सीट पीछे लगी है, पर थोड़ी सी पीछे है ना, वही सेम सीट थोड़ी सी पीछे लगी है, तो यहाँ पे प्राइस कम रहता है टिकट का, और यहाँ पे टिकट का प्राइस ज़्यादा रहता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न यही है। आप मान लो यहाँ पे बैठे हो और कुछ लोग पीछे बैठे, तो जब आप आगे बैठे हुए हो, ठीक है, आप भी मान लो पीछे बैठे हो, मैं आगे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं आगे बैठा था थीटा, और आप पीछे बैठे थे अल्फा। आप पापा मम्मी के साथ गए थे और मैं अकेले गया था। अब क्या बात हुई, मुझे देखना है और पूरी स्क्रीन पे देखना है, और बढ़िया मूवी चल रही है, तो मुझे कोई भी सीन मिस नहीं करना है। अगर मुझे कोई भी सीन मिस नहीं करना है तो मुझे हमेशा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे अपनी नज़र को गड़ाए रखना होगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी सीन चल रहा है और इस पॉइंट से इस इंड तक शिफ्ट होता है ना, जो मूवी है उसके जो पर्दा होता है, जो स्क्रीन होती है, उसके इस इंड से इस इंड तक शिफ्ट होता है, तो मुझे अपनी जो मुंडी है इस इंड से इस इंड तक घुमानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तो सामने बैठा हूँ, मुझे पूरा विजिबल नहीं होगा। पर आप पीछे बैठे हो, आपको मुंडी घुमानी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपनी आंखें घुमानी पड़ेंगी ऐसे। क्यों? क्योंकि ये रीज़न यही है, हम दोनों के लिए आर्क की वैल्यू तो सेम है, पर थीटा की वैल्यू बढ़ जा रही है। क्या? क्योंकि आर की वैल्यू घट जा रही है, और यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ जा रही है, इस वजह से अल्फा की वैल्यू घट जा रही है, और इस वजह से आपको मूवी देखने में कम दिक्कत और मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अरे आप ही सोचो, पूरे 2.5 घंटे के पिक्चर में मैं ऐसे 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 ऐसे, और आप कर रहे हो, तो भाई मेरी गर्दन ज़्यादा अकड़ जाएगी, एक आध पॉइंट पे तो अकड़ जाएगी। मान लो बहुत जल्दी शिफ्ट हुआ ऐसे 2-3 बार ऐसे हो गया, तो भाई बस ये ऐसे ख़त्म, मेरी गर्दन में पट्टा लगा के घूमना पड़ेगा, क्या वैसे सीधे। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ फील करने के लिए, यहाँ पे इनका यूज़ होता है। अब इसको नोट करेंगे, ऐसे नोट करने का क्या है, नोट हो गया था ना, मिटा दो। अब हम कुछ बात करने वाले हैं, और वो बात मतलब एक हेडिंग डाल के करेंगे। हेडिंग क्या है मैं बोल दे रहा हूँ,
मीनिंग ये है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दोनों जैसे कि आवर में और सेकंड में रिलेशन होता है, मिनट में सेकंड में रिलेशन होता है, किलोमीटर मीटर में रिलेशन होता है, वैसे ही डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है आप ऐसे डिराइव कर सकता हूँ, है ना। समझने का तरीका है सबका अपना, तो आप समझ सकते हो। तो कैसे समझना है ये है ज़्यादा आसान होता है। आर्क इज इक्वल टू आर थीटा से, फ्रॉम आर्क इज इक्वल टू आर थीटा से। अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल की बात करूं, उसका आर्क कितना होगा 2 पाई आर, उसका रेडियस कितना होगा आर एज्यूम कर लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंप्लीट सर्कल के लिए 360 डिग्री। ये तो करोगे आप, आर से आर कैंसिल कर दो और यहाँ पे 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहला बॉक्स ये बना, ये रिलेशन 1 है। दूसरा पॉइंट है 2 से 360 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा रिलेशन ये है। दो रिलेशन हमको मिले, 2 पाई इज इक्वल टू 360, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो पाई है वो रेडियन में लिखा जाता है, यहाँ पे जो पाई है वो किसमें है रेडियन में। समझ में आई बात। यहाँ पे जो 2 पाई है वो रेडियन में है, पाई रेडियन में है, तो यही रिलेशन है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री रेडियन और डिग्री में। अगर कहीं भी 180 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो पाई रेडियन के इक्वल है। याद करो इसको, है ना। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती हैं, हमने भी रटी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ ही पता है, हमारे गुरुजी ने हमको बताया, हमने रट लिया, कभी इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कि ऐसा क्यों हुआ है, पर आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा होता है, यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। काफ़ी आप सिली क्वेश्चन पूछा करते हो, है ना। वो क्वेश्चन शायद मेरे दिमाग में हिट करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा, वरना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा उसका जवाब। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बस यही इतना रिलेशन है, ये है, पर अपन ज़्यादा काम में इसको लेंगे। अब कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इंटू डिग्री, कन्वर्ट इंटू रेडियन। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। कन्वर्ट इंटू किसमें कन्वर्ट करते हैं रेडियन में सबसे पहले। अब रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे, मान लेते हैं कुछ डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री। पहले इनके ऊपर करते हैं, फिर बाकी आप बढ़ा लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता क्या है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, देखो रेडियन लिखो या नहीं लिखो तो वो बुरा नहीं मानता है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अच्छा मैं एक काम करूँ, उसको पाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 180 कर लूँ, 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 180 कर लूँ। अब यहाँ पे मैं 1 डिग्री इज इक्वल टू मुझे पता चल जाएगा पाई रेडियन बाई 180। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कभी भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो आप सिंपल सा क्या करो, डिग्री में जो भी क्वांटिटी लिखी है आप उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कट करो, पाई बाई 6 किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से, किससे, पाई बाई 180 से। चलो करो, कैंसिल करो, 45 की 90, 45 4 से, तो पाई बाई 4, 6 3 जा 80, तो पाई बाई 3। आप ऐसे कितने सवाल कर सकते हो, हजारों सवाल कर सकते हो, उसमें क्या है। पाई बाई 6, पाई बाई 9, पाई बाई मतलब 60 70 जितना भी आप लिखना चाहोगे ना, 70 डिग्री लिख लो, 72 लिख लो, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। जैसे 270 डिग्री ले लो, 270 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से, कैसे करो, 6 3 जा 18, ओह नहीं जाएगा, मतलब 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो सॉल्व हो जाएगा 3 पाई बाई 2। रिलेशन ये है, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स है ना, ऐसा कट करना वाला जो अपन बचपन में करते आ रहे थे क्लास 5 में कुछ कुछ।
आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो ना, 360 वाला तो सबको पता है, तो फिर आप ऐसा 1000 सवाल करो, उसमें क्या है, मैं यहाँ पे कराऊंगा थोड़ी ना, है ना, यही सवाल कराते बैठूंगा। अब इसको नोट करेंगे, अब ऐसे ढेर सारे सवाल कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं इसी का उल्टा प्रोसेस, कन्वर्ट इनटू डिग्री। चलिए डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई पाई रेडियन, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी सवालों को कैसे सॉल्व करना है, मान लेते हैं आपको कोई भी एकदम क्लोज टाइप कर दीजिएगा, 4π/9। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें देखिए पाई रेडियन की वैल्यू पता है, पाई रेडियन की वैल्यू पता है, तो बात खत्म। आप पाई रेडियन की वैल्यू रखो और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, क्या 20 कितना हो जाएगा, 24 या 80 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया, मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो, है ना, वही है। चलो तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी कुछ ऐसा ही लेते हैं, आप ले लेते हैं 4π/, क्या लिया जाए, 6, कैंसिल नहीं होगा, कुछ लेते हैं, मुझे पाई रेडियन 4π/9 हो गया, चलो π/2 कर लो, π/2 रेडियन। तो आपको पाई रेडियन की वैल्यू पता है, तो आप पाई रेडियन की वैल्यू पुट करो, कितना होता है 180 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन π/6 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड सो ऑन। कितना सवाल कर सकते हो, हज़ारों सवाल कर सकते हो। कितना सवाल बना सकता हूँ मैं, हज़ारों सवाल बना सकता हूँ। उसमें क्या है, पाई की वैल्यू लिखो, अपन कुछ भी करते चले जाओ, किसी भी उलझुल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आ रहा है ना, अरे ऐसा फ्रैक्शन में नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 1.75 से मल्टीप्लाई करो, 1.8 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा करते चले जाओ। अरे पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमको आता है, हम कन्वर्ट कर लेंगे। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। देखो हमें 2π की वैल्यू पता है कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। हमें 1π की वैल्यू पता है, वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, दैट्स इट। अब इस पाई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मतलब क्या है कि आप इस पाई को किसी भी, मतलब आप ये समझो कि आपको लिखा गया 2.8 पाई, है ना, 88 पाई जो भी है। इसका मतलब क्या है कि आप इस पाई को, सॉरी, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो, 180 से, है ना। इसका मतलब तो ये है कि 2.88 मल्टीप्लाई बाय 180, लिखा तो यही है ना। समझ में आया, बस खत्म, ये खत्म। पर अभी लेक्चर नहीं खत्म हुआ है, नोट हो गया, मिटा दूं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारी बातें थी, आपको आगे में मिलेंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी, पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं, वो चीज़ ये है कि जहाँ कहीं भी r इज इक्वल टू r थीटा टाइप का आपको मिले, तो यहाँ पे जो थीटा है ऑलवेज आपको पुट करना है, ऑलवेज पुट इन रेडियन। आप उसको रेडियन में पुट कर सकते हो, डिग्री में नहीं पुट कर सकते। डिग्री में क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि रेडियन एक नंबर देता है हमको, पर डिग्री आने से हमको एक नंबर नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा r इज इक्वल टू r थीटा में जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में पुट करो, ठीक है। इतनी बात होगी। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जो थीटा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे यूज हो सकता है, तो आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, पर मुझे बताना पड़ता है, बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग आपने से भूल चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो थीटा है, अगर आपको कभी भी साइन के साथ मिल जाए, कॉस के साथ मिल जाए, टैन के साथ मिल जाए, यानी थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ मिल जाए, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। आप पढ़ के हुए भी आए हो, है ना, आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर भी था, आपने साइन थीटा कॉस थीटा बहुत किया है ना। तो यानी आपको पता है कि अगर मैं एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, ये एंगल मैं थीटा बोलूँ। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि मैं परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस क्या होगा, ये, हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से सोचो, मतलब सुनो, सोचने वाली बात ही नहीं है।
शायद आपको पता हो, और जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूँ कि जो थीटा है, जो पर है ना, उसके सामने वाला, आपसे कोई भी थीटा पूछ ले, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे चाहिए वाला थीटा पूछे, चाहिए वाला, तो अगर आपसे थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, जो साइड बची वो बेस। क्लियर है? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, क्या होगा? परपेंडिकुलर, पी। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, उसके बाद बेस ही तो बच रहा है। चलिए, आप सबको पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप सबको पता होगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अपन करोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, ऐसे का थोड़ा सा एक और 3 क्वांटिटीज होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन का उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो कॉट थीटा है वो एक्चुअल में क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो कॉट थीटा है वो एक्चुअल में क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। बस आप वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और मुझे ये पता है आपको पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर आप इसको याद करो, वरना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और आगे मैं यूज़ करूँगा, ये जो बता रहा हूँ ये हर जगह यूज़ होगा। साइन थीटा आपको हर जगह मिलने वाला है, चाहे काइनेमेटिक्स ले लो, चाहे वेक्टर चैप्टर लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्लास 12th में भी। चलिए, है ना, उसमें भी यूज़ होगा, मैग्नेटिज्म में, क्लास 12th में। तो उसके लिए तो पढ़ लो यार, ये याद रख लो। अब याद कर रखने वाली चीज़ क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। बताओ, सब में से सबको आती होगी। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पता ही होगा, अब ऐसी बात है, सबको पता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसको नोट करेंगे, अगर नहीं याद है तो आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, रटेंगे इसको, है ना। अच्छा, कोई भी चीज़ कैसे याद होती है? कोई भी चीज़ का याद करने का जो मूल मंत्र है वो क्या है? किसी भी चीज़ को अगर आपको याद रखना है, उसका सबसे मूल मंत्र क्या है? तो वो यही है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। समझ रहे हो? सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, और आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो घट जाती हैं, और आप उसको अच्छे से जानने लगते हो। अगर आप मान लो किसी को अच्छे से जानना चाहते हो, है ना, आपके बारे में वो क्या सोचता है, आपके बारे में उसकी राय क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। वही तो बुक के साथ भी है यार। और आप ऐसा सोचो, अगर आप किसी को इग्नोर करते हो या आपको कोई इग्नोर करे तो आपको क्या लगता है? गुस्सा। तो आप उससे हमेशा बदला लेने के बारे में नहीं सोचोगे। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं इसको छोड़ना नहीं है मेरे को, तो सेम चीज़ हो जाती है। आप बुक के साथ पूरे साल तक क्या करते हो? बुक को आप पूरे साल इग्नोर करते रहते हो, पढ़ते हो नहीं, तो क्या होता है? बुक आपसे गुस्सा हो जाती है, सब्जेक्ट आपसे क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाती है। तो वो वही बोलती है, भाई मेरे को मौका आने तो मिलते एग्जाम में तुमसे, और एग्जाम में वो आपसे बदला लेती है ना। अगर आपको बुक उठा के दे भी दिया जाए कि भाई नकल करो, मतलब चीटिंग करो, पर आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कहाँ से आया है। तो अच्छा हो आप टाइम स्पेंड करो, है ना। खैर, इस बात की बातें होंगी। हमें पता चला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। एक काम करो, फर्स्ट केस में आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, है ना, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, कुछ कुछ 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? p/h का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? v/h का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्या है? p/h,
पिछला याद करो। अगर आपको ये याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो आप ये आप याद रख सकते हो, पी बी पी अपॉन एच बी। अब उसको याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको लिख लो। जो पहला रेशियो है वो आपको बताएगा साइन के बारे में, जो दूसरा रेशियो है वो आपको बताएगा कॉस के बारे में, जो तीसरा रेशियो है वो आपको बताएगा tan के बारे में, और बाकी इसके उल्टे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू पी बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला रिलेशन बहुत यूज होता है ना, बहुत मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में नहीं यूज होता। पक्का पक्का ये बात समझ में आई? अब याद रखना है और बाकी आपके लिए होमवर्क है। अब ऐसे ही दूसरे केस में आप क्या करने वाले हो, उस पूरे जो इक्वेशन है एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तीसरे में डिवाइड करना है बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे और आपको डिफरेंट रेशियोज मिलेंगे और आपको डिफरेंट रिलेशन मिलेंगे, है ना। तो वो रिलेशन आपको याद रखनी है। वो रिलेशन मैं आपको बता भी दूंगा पर टाइम आने के बाद, है ना। कल के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ये मैं आशा करता हूँ आप कर लोगे और आपने याद भी रखा होगा रिलेशन। अब इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। हो गया नोट? अच्छा बहुत बढ़िया। एक चीज़ और था, अगर आप ध्यान से देखो जो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा है ये सारे लेंथ के रेशियोज हैं, है ना, एक्चुअल में रेशियोज हैं, पर इनके क्या है यूनिट्स हैं, क्योंकि आप इनको डिवाइड कर रहे हो ना तो हमें एक वैल्यू मिल रही है ना साइन थीटा की। अब देखो पी बाई एच क्या है, एक नंबर है। देखो डिग्री का है, मतलब इसके मतलब क्या है, आप यूनिट का है तो साइन थीटा की कोई यूनिट होती है? नहीं होती है, क्योंकि साइन थीटा इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो वैसे ही जो साइन का रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हमको नंबर देते हैं। चलो ये सब बात की बात होगी। अब हम बात करते हैं अपने आगे वाले टॉपिक में। आगे वाला टॉपिक यही है, एक बार मैं फिर से बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि जो पी है वो हमेशा बी से बड़ा हो, ये रॉन्ग है ना, ये अपन सोच बना लेते हैं, ये हमको सोचना नहीं होता है। जो पी है वो बी से बड़ा हमेशा नहीं होता है, बी भी कभी कभार पी से बड़ा हो जाता है। ये तो हम लोग सोच लेते हैं कि बी जो है वो पी से छोटा होगा ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर जो एच है वो हमेशा पी से बड़ा होगा, जो एच है हमेशा बी से बड़ा होगा। हाँ एक टाइम पे इक्वल भी हो सकता है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो एच है वो पी से कब बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, और मतलब बड़ा तो ऑब्वियसली पता है कब बराबर हो सकता है। जो बी है वो कब एच के बराबर हो सकता है। ये बड़ा वाला साइन लगाया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पढ़ना है, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं पूछूं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये मैं आपसे अगर पूछूं तो आपका जवाब यही होगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच के। अगर हम ये एक रेशियो है, अगर हम इसको ना बढ़ा के पी की मैक्सिमम वैल्यू रख दें, अगर हम एच को ना बढ़ाते हुए पी की मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। यानी साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब पी की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। और पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप यहाँ से ना सोचो, इस फिगर से ना सोचो, है ना, आप इधर से ना सोचो, आप कंफ्यूज हो गए। आप इस फिगर से ना सोचो वरना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप इस रिलेशन से सोचो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन में पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर पी मैक्सिमम हमें बी की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा पी इज इक्वल टू एच है, यानी पी की मैक्सिमम जो वैल्यू है, पी मैक्स जो वैल्यू है वो एच है। अरे यार ये तो सोचो, नहीं समझ में आया? अरे कोई नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। अरे यार इस रिलेशन में हमें क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये लिखा है क्या, बी 0 नहीं हो सकता? पता कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो यानी पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एच के बराबर हो सकती है। ऐसे ही बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
बी मैक्सिमम क्या हो सकता है, एच। पर इस केस में पी मैक्सिमम जब होगा तब क्या होगा, तब बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि तब बी मिनिमम होगा। अरे भाई दो नंबर का स्क्वायर करके सम कर लो। अगर एक नंबर को मैक्सिमम रखो तो एक नंबर को मिनिमम रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एच। तब उस केस में पी की मिनिमम वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी, और पी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0। वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बी की मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। कब है, जब पी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं जो कि एच है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पी की मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। तो पी मैक्स बाई एच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो पी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एच अपॉन एच, सॉल्व करेगा 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, होती कि नहीं होती है। ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए तो क्या होगी, आप बोलेंगे मुझे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे बी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस रेशियो में, और बी की मैक्सिमम वैल्यू होती है एच। तो एच बाई एच इज इक्वल टू 1, क्या ढंग से लिखो ना भैया। तो एच बाई एच इज इक्वल टू 1, यानी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। अरे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं पूछूं साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो वो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू मिनिमम पुट करो बाई एच करो, तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और ऐसे ही कॉस थीटा की आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो वो भी आपको 0 ही मिलने वाली है। यानी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। पर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है वो अपन नेगेटिव नहीं लेते ना, तो एक्चुअली में साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू वो -1 होती है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि भाई लेंथ 0 हो सकती है पर अपने नेगेटिव तो थोड़ी नहीं सोचा था भाई, लेंथ 0 उसके बाद नेगेटिव ना सोचता यार, पर यहाँ पे लेंथ नेगेटिव में रख सकते हो। अच्छा ये चीज़ मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगा, ये चीज़ मैथमेटिक्स से आता है कि साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो आप ऐसा ना सोचो। आपको यहाँ पे याद रखना है कि साइन की जो बी की मिनिमम वैल्यू तो है, पर साइन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो -1 है। कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो -1 है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों भैया, क्योंकि P के अंदर भाई स्क्वायर करो तो भाई निगेटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करो, भाई कोई सा भी इंटीजर रखो, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, है ना। नेगेटिव नंबर रखोगे पॉजिटिव नंबर रखोगे, लेकिन h हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, h जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, क्योंकि भाई बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, अभी से बात है तो थोड़ा सा बेसिक रहेगा ही ना। अब ध्यान से सुनने वाली बात ये थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा और आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये मिटा दूँ, नोट आ गया था, नोट करिए, मिटा दिया। मैं आपसे ये कह रहा था, जो रिलेशन अपने को मिला है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अब मैथमेटिक्स में आपको ये क्या है, एक्चुअल में नंबर से p और b क्या है, ये नंबर से। अब नंबर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, है ना। p b एक नंबर है, नंबर पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं, इसका मतलब क्या है। लेकिन h जो है वो अंडर रूट, देखो h स्क्वायर करो तो h की जो वैल्यू है, अब छोड़ ऐसे लिख लो, लेकिन p स्क्वायर करोगे तो p के अंदर जो भी नंबर पुट करोगे वो पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि p स्क्वायर क्या रहेगा, और p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। यानी जो h है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। h क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। पर p वो मे भी पॉजिटिव हो सकता है और मे भी निगेटिव हो सकता है ना। ऐसे सेम केस b के साथ भी है। इसीलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 आ जाती है, क्योंकि जो p की मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं वो -1 है, सॉरी -h है, और जो b की मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं वो क्या है, -h है।
इसलिए साइन थीटा की मिनिमम और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, -1। अब यहाँ पे आपको पता चल गया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, तो इसका ये मतलब है जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 1 से हमेशा छोटी रहेगी। और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू वो -1 हो सकती है या -1 से हमेशा बड़ी। और सेम चीज इसके साथ भी वैलिड है, कॉस के साथ भी। ध्यान से जो मैंने बोला ये याद रखने वाली चीजें हैं, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वो याद रख सकते हो, मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी आपसे बोल देगा भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो फाइंड tan थीटा, फाइंड cos थीटा, तो आप निकाल ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है, पहले तो क्वेश्चन गलत है। और आपसे पूछ लेगा, आपको झिला देगा, आप झेलते रह जाओगे, है ना, समझ रहे हो, है ना। मुझे पता है मैथमेटिक्स वाले कुछ दिन में पढ़ के आएंगे, बोलेंगे इमेजिनरी, तो वैसा कुछ होता ही नहीं, अपने तो जाना ही ना, समझ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा कहाँ घुसा रहा है भाई, एडवांस क्वेश्चन करना वहाँ पे घुस जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा और cos थीटा निकालना, तो निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, तो यहाँ पर लिखा कितना है 2, पॉसिबल कहाँ है। अरे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पुट करने का क्या मतलब है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 को पुट करने का मतलब है p/h इज इक्वल टू 2, यानी p/h का रेशियो 2, यानी 1 से बड़ा कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि हमको पता है p की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, h के बराबर, यानी इसका जो रेशियो हो सकता है 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो याद रखना ये चीज़ नोट कर लो। अच्छी चीज़ें बताइए, ऐसा नहीं है खराब चीज़ें बताइए, है ना। फिगर मैंने बोला तो याद मत रखना, फिगर से कन्फ्यूजन होगी। अब एक ट्रायंगल बनाओगे जिसमें बेस ही नहीं है, हाँ नहीं है तो बात करो। हमको रिलेशन से मतलब था, रिलेशन से हमने निकाल दिया, है ना। फील नहीं हो पता उससे बच्चों को। अब हम बात करने वाले हैं उस टेबल की जिसको आपको याद रखना है, और उस टेबल के साथ मैं वीडियो को करने वाला हूँ खत्म, और आपको करना है याद, ठीक है। और वहाँ से कुछ हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ थीटा की वैल्यू, यहाँ पे रहेगा रेशियो साइन, यहाँ पे रहेगा कॉस, और यहाँ पे रहेगा टैन। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड हमको थीटा लेना, ऐसा नहीं है कुछ भी थीटा ले लो। 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो। अब इसके आगे बढ़ने वाले पहले इतना तो याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ये याद रखनी है, कहाँ से है कैसे है कोई क्वेश्चन नहीं, है ना। काफ़ी लोग पूछेंगे मान क्यों माने, भाई बुक में लिखा है बस, है ना, है ना, समझ रहे हो। अब कॉस की वैल्यू कितनी होती है, उल्टा कर दो 1, जो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे लिख दो, उल्टा करते लिखते चले आओ, क्या हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0, बस उसका जस्ट उल्टा। यानी साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू के बराबर रहेगी। ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैथमेटिक्स में जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया जाएगा पर फंक्शन पहले पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बायो वाले के लिए इतना काफ़ी है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना करें। अगर उनको ज़्यादा पढ़ना तो जाकर मैथमेटिक्स की क्लास में बैठ जाए। tan की वैल्यू डिवाइड करना तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कब, जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखो साइन 0 पे 0 था, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। और ऐसा सेम चीज़ है टैन थीटा के साथ, जैसे जैसे मैं टैन थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे, सॉरी जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे टैन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। पर कॉस थीटा के केस में उल्टा है, कॉस थीटा की वैल्यू घटती है कब, जब हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखो कॉस की वैल्यू सबसे बड़ी कब थी, जब थीटा की वैल्यू सबसे कम थी ना, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब ये कैसे याद होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ 2-4 बार बोलूँगा ऐसे याद हो जाएगा, है ना, मज़े में। मैं देखो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, जो आसान है, और ये आसान है,
है ना, समझ में आएगी बात, खत्म। अब आगे बात करते हैं 90 के बाद की जो वैल्यूज आती है वो भी टेबल में लिख देते हैं। तो 90 के बाद हमको याद रखना पड़ता है 120 की, फिर 135 की, फिर 150 की, फिर 180 की। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो उसको याद करने का जो तरीका है, इससे टेबल बना लो। तो पहले टेबल बनाने का याद करने का जो तरीका है वो सबसे आसान है। कैसे? जैसे आपको प्लेन मिरर का फंडा जो है वो थोड़ा समझा देता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लेन मिरर का जो फंडा है वो यहाँ पे यूज होगा। प्लेन मिरर के सामने जितना आप ऑब्जेक्ट रखते हो उतना ही प्लेन मिरर से पीछे उसकी इमेज बनती है। यानी आप प्लेन मिरर के पास जाओगे तो आपकी इमेज भी पास आएगी, और आप प्लेन मिरर से पीछे जाओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी पीछे जाएगी। इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ से डिस्टेंस ऑफ इमेज ये, इसका मतलब ये है, ये क्यों पढ़ा है, इसका मतलब पढ़ाने का ये सेंस था कि ये जो 90 है इसको प्लेन मिरर समझो। ठीक है, यहाँ पे इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इससे उतनी दूरी पर रहेगी। यानी 1 से कितने ऐसा वो क्या बोलते हैं इसको, पार्टीशन बना देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो कितने दूरी पे है, 1 है ना, 1 दूरी पे है, तो यहाँ पे लिख दो √3/2। ये कितने पे है, 2 पे है, तो कितना हो जाएगा 1/√2। ये कितने पे है, 3 पे है, तो 1/2। ये कितने पे, 4 पे है। समझ में आई बात? 1 यूनिट दूरी तो 1 यूनिट इधर लिख दो, ऐसा समझ में आया। अब इसके साथ भी ऐसा है, 1 पे है तो 1/√2, 2 पे है तो 1 बाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 3 पे, तो 3 वाला उठा 3 पे ला के रख दो, यहाँ पे 4 पे तो ये वाला है ना। जितनी दूर यहाँ से जहाँ तक दूरी सेम है कि नहीं है, यहाँ से देखो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी नहीं है, बस वही तो बोल रहा हूँ। प्लेन मिरर का फंडा लगा है, बस सेम चीज़ यहाँ पे √3 1/√3 और ये 0। पर यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। थोड़ी सी वो चीज़ क्या है कि साइन में 90 के बाद तो वैल्यू पॉजिटिव रहती है, पर कॉस में 90 के बाद वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यानी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। और साइन और कॉस का रेशियो होता है tan। तो यानी रेशियो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नेगेटिव आएगा। 0 तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा क्यों है? ऐसा मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, मुझे पता है। अब ऐसा क्यों है, ये मैथमेटिक्स में जाके पढ़ना। फंक्शन चैप्टर में तो बोल रहा हूँ, सारे आपको सब लोग जवाब रहेगा। अगर नहीं जानना तो फिर एक काम करो, जो उतारो उतना पढ़ लो। जानना तो एक काम करो, जाओ भैया फंक्शन पढ़ के आ जाओ। सबसे बोल रहा हूँ, पहले जाके टीचर से बोलो भैया हमको फंक्शन पढ़ाओ, उनको ये बताओ ऐसा क्यों होता है। अरे अब तक पूछे थे, नहीं पूछे थे sin 90 + थीटा = क्या होता है, cos थीटा। हमने पूछा कभी क्यों होता है, क्यों चेंज होता नहीं, तो फिर हमने रट लिया, ये भी रटो। तो ये रटा होना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि ये वैल्यूज यूज होंगी पूरे फिजिक्स में, है ना, बार बार यूज होंगी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़। तो ये वैल्यू याद होगी, तब तक आप इसको याद करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।